हाय एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू आवर चैनल। तो आज हम 16 मई 2020 की जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है वो ब्रीफली मैं डिस्कस करूँगी क्योंकि ऑलरेडी लेट हो गया है एंड पर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट आज आर्टिकल थे। मेनली हम फोकस मैप पे भी करेंगे और एक आर्टिकल जो टू फाइनेंशियल क्राइसिस से रिलेटेड है उस पर एडिटोरियल हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहली न्यूज़ देख लेते हैं। फ्रीइंग अप द फार्मर गवर्नमेंट टू ईज कर्व्स ऑन ट्रेड ओपन अप मार्केट्स। ठीक है, तो कोविड इकोनॉमिक पैकेज का जो डे 3 था तो उसमें सरकार ने अभी फार्मर्स पे फोकस किया है। ठीक है, तो फार्मर्स के लिए उन्होंने क्या किया, सबसे मेन आपको एक एक्ट याद रखना होगा, ईसीए क्या है, एसेंशियल कम्युनिटी एक्ट 1955 का है, आवश्यक वस्तु अधिनियम। तो इसमें सुधार करना या फिर जो एपीएमसी एक्ट है उसमें सुधार। ठीक है, जो कृषि विपणन सुधार हैं ये सारे हैं। इसमें मतलब सुधार से क्या क्या तरीके अपनाने होंगे सुधार के लिए, कि जो जैसे पहले भी हमने कुछ आर्टिकल डिस्कस किए थे जिसमें बताया गया था अगर हमें अपनी भारत के अलावा अगर हमें अपनी जो पहुंच है कि इस मतलब सब कुछ इंडिया में बने, है ना, तो इंडिया में बने और हम उसका फिर क्या करें, एक्सपोर्ट भी करें, हम उसका निर्यात करें बाहर के देशों में। तो वो कब कब हम उसमें सफल हो पाएंगे, जब हमारी जो प्रोडक्ट्स हैं उसकी क्वालिटी बहुत ज़्यादा बेहतरीन होगी, हम उसकी गुणवत्ता पे ध्यान देंगे रैदर देन क्वांटिटी। ठीक है, तो तब हम क्या कर सकते हैं, एक ग्लोबल सप्लाई चेन जो होता है उसमें अपनी बेहद जो पहुंच है वो बना सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा हम ईसीए में जो सुधार मतलब और किसके थ्रू हो सकते हैं, जो फूड प्रोसेसिंग यूनिट है या फिर निजी भंडारण पे फोकस कर सकते हैं, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग पे जो है अनुबंध कृषि आजकल चली हुई है। ठीक है, इसके अलावा मानकीकरण, मैंने स्टैंडर्डाइजेशन तो बता ही दिया है। फिर जो है कि 3L पे चल सकते हैं। 3L क्या होते हैं, 1L फॉर लैंड एंड लेबर एंड लॉज। ठीक है, मतलब कानून और श्रम और भूमि, तो ये सब पे हमें मतलब ज़रूरी जो सुधार हैं वो करने होंगे। इसके अलावा जो उत्पादक लाभ है उसमें वृद्धि होनी चाहिए। उत्पादक लाभ मतलब कि जैसे आपको पता है कि जो फार्मर्स होते हैं वो जितना भी प्रोडक्ट्स जो प्रोड्यूस करते हैं तो उनका काफ़ी कम हिस्सा उनको मिल पाता है इसके बदले में। तो एक तरह से मतलब अभी उनका क्या होगा कि फार्मर और जो ख़रीदार है, ठीक है, जो कस्टमर्स हैं या फिर जो जो भी हैं अन्य, तो उनके साथ एक डायरेक्ट रिलेशन होना चाहिए ताकि उनको क्या क्या हो सके, मिल सके, उनके जितना भी उन्होंने उत्पादन किया है उसका बराबर हिस्सा उनको मिल पाए। ठीक है, तो इस तरह से ये एक तरह से दीर्घकालीन सुधार भी हो गए हैं। ठीक है, लॉन्ग टर्म में ये काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट करेंगे फार्मर्स के लिए। और जो दूसरी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है वो देख लेते हैं। एज आर्मी चीफ सीज हैंड ऑफ थर्ड पार्टी, नेपाल थ्रेटन्स एक्शन। तो अभी आपको पता है कि रिसेंटली सरकार ने अनाउंस किया था फ्राइडे को कि हमने वहाँ पे लिपुलेख रोड, लिपुलेख के पास में रोड बनाई है ना, टू लिंक मानसरोवर, कैलाश मानसरोवर है। तो उसके बाद फिर नेपाल को बहुत ज़्यादा इशू हो गए इससे, क्योंकि नेपाल ने कहा कि जो काली रिवर का जो ईस्टर्न पार्ट है दैट इज़ बिलोंग टू अस, वो किसको बिलोंग करता है, नेपाल को। तो इसलिए आपको हमारी बिना परमिशन के वहाँ पे ऐसे बनाना अलाउड नहीं है। लेकिन हमारा इंडिया का ये कहना है कि हमने तो मतलब ईस्ट साइड में कुछ बनाया ही नहीं है, हमने काली नदी के वेस्ट साइड में बनाए हैं। ठीक है, वेस्ट साइड में जो अपना रोड है वो बनाई है। और नेपाल दूसरी चीज़ ये क्लेम करता है कि लिपुलेख, लिम्पियाधुरा एंड काला पानी उसका नेपाल का इंटीग्रल पार्ट है। एंड जो डिप्लोमेटिक स्टेप्स हैं तो वही क्या कर सकते हैं, विल बी टेकन टू रिक्लेम दैम, तो ये वो बोल रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा मैंने दूसरा वो भी बताई थी लोकेशन, लिपुलेख पास की, माउंट कैलाश की, और एक नाथुला पास की भी बताई थी जो सिक्किम और भूटान के पास में है। ठीक है, और एक नाकुला पास आजकल न्यूज़ में है बहुत ज़्यादा, तो वो सब लोकेशन पता होनी चाहिए, नाकुला पास। और दूसरा एक जो एक पोंगसेंग या तोंगसेंग जो भी आप बोलें, लद्दाख में जो लेक है, ठीक है, तो वहाँ पे भी चाइनीज़ जो ट्रूप्स हैं वो इन्फिल्ट्रेशन कर रहे हैं वहाँ पे। ठीक है, तो एक बार अगर देखना है आपको मैप में तो जिस तो ये है इंडिया। ठीक है, अब इंडिया से अगर हम यहाँ पे जाते हैं, ये भूटान के यहाँ पे बीच में ये सिक्किम है। ठीक है, तो सिक्किम के इस वाली जगह में क्या है, नाकुला पास है। ठीक है, नाकुला पास की लोकेशन दिख जाएगी अभी। हाँ, मैं मतलब जितने भी आज मैप से रिलेटेड हैं तो वो मैं अभी बता देती हूँ ताकि बाद में भूला ना जाए, कुछ स्किप हो जाए, तो अभी देख लेते हैं मैप का। ठीक है, तो ये रहा नाकुला पास, माउंटेन पास है। और इसी पे मतलब क्या था, चाइना जो है बार बार अभी, लेकिन उन्होंने चाइनीज़ ने बोला है कि हम अपने जो मतलब ऐसे ही वो गश्त कर रहे थे यहाँ पे जो उनके ट्रूप्स हैं। ठीक है, इसके अलावा एक यहाँ पे प्रतास जो आइलैंड है, डोंगशा आइलैंड, तो ये भी काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में है। अभी आपने, मैं मतलब वो बता देती हूँ इंटरनेशनल इशू भी क्या चल रहा था। एक ताइवान से रिलेटेड इशू चल रहा है। ठीक है, ताइवान आपको पता है कि क्या है, अपने को मतलब चाइना से अलग मानता है। ठीक है, अलग वो
देश मानता है, वहाँ का अपना एक प्रेसिडेंट भी है वो, है ना। तो अभी जो WHO है तो उनकी मीटिंग एक हुई थी, ठीक है, वर्ल्ड हेल्थ असेंबली की। तो उसमें ये बोला गया था US जो भी सारी कंट्रीज़ थी वो उसको सपोर्ट कर रही थी, किसको, ताइवान को, कि उनको भी मतलब इसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए ऑफिशियली एज अ सेपरेट रिप्रेजेंटेटिव उनकी कंट्री का। लेकिन चाइना को इस पर बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्शन हुआ कि ऐसा हो नहीं सकता। क्यों? क्योंकि ताइवान को वो कंसिडर करते हैं पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना का ही पार्ट, ठीक है, पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना, लेकिन ये अपने को रिपब्लिक्स ऑफ चाइना बोलते हैं, ठीक है। तो ये अपने को अलग कंसिडर करते हैं। तो इसलिए यहाँ पे जो ये प्रतास डोंगशा आइलैंड है, तो ये क्या है, ये देखो, अगर मैं यहाँ से बताऊँ पहले, ये ऑल्सो नोन एज डोंगशा आइलैंड ऑफ तुंगशा आइलैंड्स आर 3 अटॉल्स। जैसे अटॉल्स होते हैं ना, जैसे आपने लक्षद्वीप में देखे होंगे, मालदीव के पास देखे होंगे, तो वो भी अटॉल्स हैं, ठीक है। तो ये नॉर्थ ऑफ द साउथ चाइना सी, जो हमारा दक्षिणी चीन सागर है उसके ये उत्तर में है। एंड दे कंसिस्ट ऑफ 1 आइलैंड, 2 कोरल रीफ्स एंड 2 बैंक्स एंड आर लोकेटेड अबाउट 170 नॉटिकल माइल्स ऑफ साउथ ईस्ट ऑफ हांगकॉन्ग, ठीक है। तो ये अगर हम इसकी लोकेशन ज़रा ध्यान से देखें तो ये पड़ता है, देखो मैं थोड़ा हटाती हूँ इसको, मतलब जूम से, तो ये रहा ताइवान, ठीक है। तो ताइवान भी है यहाँ पे, साउथ चाइना सी के हमने देख लिया, नॉर्थ में ये पड़ता है, ठीक है, ये साउथ चाइना सी हो गया, ये नॉर्थ में ये पड़ता है प्रतास आइलैंड। तो यहाँ पे अभी चाइना जो है, इन्होंने अपनी मिलिट्री ड्रिल इसको कैप्चर करने के लिए वहाँ पे भेजी है। तो एक तरह से ये इन्होंने मतलब ऐसा बोला भी था कि 2020 तक चाइना ताइवान को कैप्चर करने की स्ट्रैटेजी अपना रहा है। तो अभी ये इनका पूरा मतलब जैसा प्रिडिक्शन था वैसा ये कर रहे हैं ना चाइनीज़ लोग। तो USA ने इसके बदले में क्या किया, वहाँ पे अपने जो एक शिप है वो भी भेजी है ना। तो एक तरह से ये कोल्ड वॉर ही हो रहा है। कोल्ड वॉर कैसे हो रहा है कि एक तो कोविड-19 के चलते जो है बहुत सारे अलाइज बन रहे हैं। जैसे अगर हम USA की बात करें, है ना, तो USA तो ओपनली क्रिटिसिज्म ही करता है चाइना का, ठीक है। तो USA एक हो गया, USA के साथ में आपको पता है ऑस्ट्रेलिया भी ओपनली चाइना का क्रिटिसिज्म कर रहा है। चाइना के साथ में अभी मतलब इतनी क्लैरिटी नहीं है, लेकिन पाकिस्तान चाइना के साथ में है, ठीक है। ताइवान यहाँ, क्योंकि ताइवान जो है USA का बहुत ज़्यादा USA ही सपोर्ट कर रहा है ताइवान को, तो इसलिए अभी इंडिया का मतलब हमने पूरी तरह से कहीं किसी कंट्री का ऐसे सपोर्ट नहीं किया है, लेकिन हमें भी मतलब एक क्लैरिटी वाला कुछ एक्शन लेना होगा, ताकि क्योंकि चाइना आपको पता है हमारी देश में भी काफ़ी ज़्यादा कुछ ऐसे कारनामे वो कर रहा है, हमारी मीडिया वालों को वो बोल रहा है कि आपको ये कंसीडर करना चाहिए। और दूसरी चीज़, हाँ, जो यहाँ पे जम्मू कश्मीर वाला रीजन है, जो हमारा, हम जिसको बोलते हैं पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, ठीक है, तो वहाँ पे वो एक डैम भी क्रिएट कर रहा है, ठीक है। तो ये भी बहुत ज़्यादा ही हमारे लिए समस्या है, मतलब इन सारी चीज़ों को देखना चाहिए। इसके अलावा आपको पता है कि पूरा विश्व जो है लॉकडाउन में है, ठीक है। तो कुछ जो कंट्रीज़ हैं, ठीक है, जो बाल्टिक सी के आसपास, जिनको बाल्टिक देश बोलते हैं, तो उन्होंने अपने यहाँ जो टूरिज़्म वगैरह है वो स्टार्ट कर दिया है यूरोप में, ठीक है। तो अब बाल्टिक नेशंस अगर आ जाता है किसे बोलते हैं, तो ये 3 कंट्रीज़ हैं, ठीक है। ये आपको, क्योंकि ये बाल्टिक सी के आसपास है इसलिए इनको बाल्टिक नेशन बोला जाता है, ठीक है। तो ये हो गई लातविया, एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, ठीक है। तो ये इनकी लोकेशन आपको नॉर्थ से साउथ अगर पूछे, एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, ठीक है। तो ये है बाल्टिक सी है, ठीक है, और यहाँ पे पोलैंड है। तो यही जानना ज़रूरी था इसमें। इसके अलावा इंडिया की अगर बात करें कोविड कर्व की, तो 81,000 जो केसेस है वो उससे ज़्यादा केसेस ही हो गए हैं अभी, और लॉकडाउन 52 चल रहा है, ये अभी 52वां दिन है। महाराष्ट्र में सबसे तेज़ी से केसेस बढ़ रहे हैं, ठीक है, महाराष्ट्र में अभी सबसे टॉप पे है वो। इसके बाद गुजरात, और जो डबलिंग रेट है केसेस का वो सबसे ज़्यादा राजस्थान में है। इसके अलावा रिकवरी रेट जो है वो किसका है, रिकवरी रेट तो किसी का भी नहीं है शायद, बट एवरेज ग्रोथ जो है, ठीक है, वो तमिलनाडु की है। तो ये है जो मुख्य आंकड़े हैं, ठीक है। उड़ीसा हैज़ फास्टेस्ट डबलिंग टाइम 3.97 डेज़, तो ये भी इसमें एक चीज़ है। नेक्स्ट, हाँ, ये वाली भी न्यूज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हाई कोर्ट, इलाहाबाद हाई कोर्ट है, ठीक है, इलाहाबाद ही बोलते हैं अभी उसे, प्रयागराज अभी उसका ऑफिशियल नाम नहीं हुआ है। तो इन्होंने बोला है अजान में बी इंटीग्रल टू इस्लाम, नॉट यूज़ ऑफ लाउड स्पीकर, ठीक है। तो मतलब अजान भले ही इस्लाम का एक इंटीग्रल पार्ट हो सकती है, लेकिन लाउड स्पीकर का यूज़ करना इस्लाम में ऐसा नहीं लिखा हुआ है कि ये क्या है, एक इंटीग्रल पार्ट है। तो इस वजह से यहाँ पे क्या है, अजान मतलब एक तरह से जब भी बोली जाती है तो कॉल टू
प्रेयर, ठीक है, लोगों बहुत सारी वहाँ पे मतलब लोग आते हैं, गैदर होते हैं, एक साथ प्रेयर करते हैं, तो मे बी एन इसेंशियल एंड इंटीग्रल पार्ट ऑफ इस्लाम। तो ये हाई कोर्ट इलाहाबाद की एक वर्डिक्ट है, बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट वर्डिक्ट है। थ्रू लाउड स्पीकर्स और अदर साउंड एम्पलीफाइंग डिवाइसेस कैन नॉट बी सेड टू बी एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द रिलीजन। तो मतलब अभी आप क्या कर सकते हो, जो ह्यूमन वॉइस है, ठीक है, ह्यूमन वॉइस इज़ अलाउड ओनली। तो यहाँ पे जो है आप मतलब अभी मतलब हुआ क्या था, जो ये रीजन है ना यहाँ पे हाथरस और ये गाज़ीपुर है, तो यहाँ के जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, तो उन्होंने ऑर्डर दिया था कि अजान जो होगी रिस्ट्रिक्ट होगी, ठीक है, अभी आपको ऐसे लाउड स्पीकर वगैरह में नहीं बोलना है। तो इसके खिलाफ पिटिशन फाइल की थी कोर्ट में, तो वही पिटिशन के रिस्पॉन्स में ये चीज़ वर्डिक्ट आया है कि मतलब क्या होगा, इनको मतलब इशू हो रहे थे, क्योंकि अगर जिसने किसी ने अजान अगर शुरू की तो उसको नेशनल सिक्योरिटी एक्ट NSA के तहत क्या कर दिया जाएगा, अंदर अरेस्ट कर दिया जाएगा, ठीक है। तो अभी ये चीज़ बोला गया है, इन्होंने ये बोला था कि हमारा जो आर्टिकल 19 है, ठीक है, 19 का सबसेक्शन 1, इससे ये वायलेट हो रहा है हमारे जो मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट्स। तो इसमें मतलब क्या है कि ऑल सिटीजन शैल हैव द राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच, अभिव्यक्ति और उसका मतलब वाक का अधिकार है सभी को, है ना। इसके अलावा जो आर्टिकल 25(1) है, तो इसमें ये बोला गया है कि मतलब ठीक है, आपको स्वतंत्रता का अधिकार है, धार्मिक स्वतंत्रता का, लेकिन जब कोई पब्लिक हेल्थ से रिलेटेड कुछ उसके मतलब जिससे पब्लिक हेल्थ डिस्टर्ब होती हो, तो तब आप ऐसे कार्य नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो काफ़ी ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट ये था, इसको याद रखना ज़रूरी है। और मौलिक अधिकार मैंने बता दिए दो, 25(1) और 19(1), ठीक है, फंडामेंटल राइट्स। इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है आज की, यहाँ पे अर्थक्वेक से रिलेटेड था, 6th माइनर अर्थक्वेक आया है, लेकिन जो अर्थक्वेक हैं ये बोल रहे हैं कि ये माइनर अर्थक्वेक ही हैं, इसलिए मतलब क्या होता है, इनकी जो एक्यूरेंस होती है वो नॉर्मल ही होती है, ठीक है। ये हम इसको मतलब पूरी तरह से प्रिडिक्ट तो नहीं कर सकते, लेकिन जो फ्रिक्वेंसी है, जैसे जितने भी पास्ट टाइम में जो आई है, तो इतनी ज़्यादा मतलब है नहीं, अगर बार बार वो आ रहे हैं तो बहुत एनर्जी रिलीज़ ऑलरेडी हो चुकी है ना, तो ये ऐसा बोला गया है इसमें। अकॉर्डिंग टू डाटा अवेलेबल NCS वेबसाइट बिटवीन May 2015, अभी तक 65 अर्थक्वेक्स हैव बीन रिकॉर्डेड, ठीक है, NCR रीजन में। और अगर NCR रीजन की हम बात करें, नेशनल कैपिटल रीजन की, तो ये जोन 4 ऑफ द सिस्मिक मैप ऑफ इंडिया, ठीक है, काफ़ी डेंजर जोन में ये आता है। हमारा उत्तराखंड भी, दिल्ली भी, ठीक है, यहाँ पे मतलब भूकंप अगर आता है तो सबसे ज़्यादा ये एरिया अफेक्टेड होंगे, बहुत ज़्यादा। एज पर दी NCS, zones 4 and 5 have high probability of earthquakes that can be destructive or worse, ठीक है। तो ये जानना ज़रूरी था। बाकी अर्थक्वेक, भूकंप कैसे आते हैं, किस किस प्रकार के होते हैं, वो सब NCERT में है। और होपफुली कि मैं NCERT शुरू कर पाऊँ हिस्ट्री की, आज या कल से मैं कोशिश करूँगी, ठीक है। तो द कश्मीर लॉकडाउन्स, तो सबसे पहले कश्मीर लॉकडाउन्स मतलब इसमें ये लिखा है कि पूरे कंट्रीज़ में तो जो लॉकडाउन चल रहा है वो किसके तहत चल रहा है, सेक्शन 144 के तहत, ठीक है, 144 के तहत चल रहा है लॉकडाउन, कि अगर आप बाहर घूमें तो आपको इसके तहत अंदर कर दिया जाएगा, अरेस्ट कर दिया जाएगा। लेकिन कश्मीर में जो है बहुत तरह के लॉकडाउन चल रहे हैं, जिसमें से इंटेलेक्चुअल लॉकडाउन भी है, पॉलिटिकल लॉकडाउन भी है, कॉन्स्टिट्यूशनल, स्ट्रैटेजिक एंड मॉरल लॉकडाउन्स भी हैं, ठीक है। तो इसमें ये चीज़ बोली गई है कि मतलब क्यों ये ऐसा हो रहा है। अभी रिसेंटली जो सुप्रीम कोर्ट ने जो 4G सर्विसेज थी, तो उसको रिज्यूम करने के लिए वहाँ पे काफ़ी सारी पिटिशन फाइल की गई थी, ठीक है, तो उनको रिजेक्ट कर दिया कि नहीं, अभी वहाँ पे 4G सर्विसेज नहीं चालू हो सकती हैं। उसके बाद जो जर्नलिस्ट थे, कुछ जो जर्नलिस्ट थे, उन पे एक्ट लगा दिया गया, ठीक है, UAPA, जो गैर कानूनी गतिविधियाँ रोकथाम अधिनियम है, यानी कि अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट, तो इसको लगा दिया गया, जो कि मतलब काफ़ी ज़्यादा ड्रैकोनियन एक तरह से लॉ है, ठीक है। तो इसमें मतलब यही बोला गया कि जो अदालत है, उन्होंने जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत होते हैं, नेचुरल लॉज जो हैं, तो उनको क्या किया, उनका उल्लंघन किया है, और इससे और ज़्यादा समस्या पैदा हो गई है वहाँ पे। मतलब हम तो ये सोच रहे थे कि कश्मीर के लोगों को, कश्मीर को अब एक तरह से पूरी तरह से हमने क्या कर दिया, यूनियन टेरिटरीज़ वगैरह बना के आर्टिकल 370 को स्क्रैप करके 35A वगैरह को एब्रोगेट करके हमने बहुत बेहतरीन कदम उठाया है। वो अब क्या है, इंडिया की जो मेन लैंड है उससे जुड़ चुका है, ठीक है। लेकिन जब तक हम वहाँ पे ऐसे स्टेप्स लेते रहेंगे तो वहाँ के जो लोग हैं पूरी तरह से हमारे साथ नहीं हो पाएंगे। तो सबसे मेन है कि मतलब वहाँ पे जो भी अथॉरिटिज़म है, यानी कि सत्तावाद है, तो उनको बदलने की आवश्यकता है। वो कैसे बदलेगी, वो लोकतांत्रिक व्यवस्था से ही बदलेगी। लोकतांत्रिक व्यवस्था भी कैसे, जब वहाँ पे वैचारिक और जो मानसिक रूप से मतलब वहाँ पे ऐसे लोगों को प्रताड़ित नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो इसमें यही चीज़ बताई गई है, क्योंकि
कश्मीर जो है ना केवल ये भौतिक लॉकडाउन बल्कि ये वैचारिक और राजनीतिक, संवैधानिक, स्ट्रैटेजिक, मॉरल लॉकडाउन इसी वजह से ये फेस कर रहा है। ठीक है, फ्रीइंग द फार्म में बस वही सारी चीज़ें जो मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ। बैक ऑन द मूव ये रीओपनिंग पब्लिक ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड है। ठीक है, कि मतलब कैसे क्या करना है। और इसके अलावा जो एक मेन जो आर्टिकल था वो है टू क्राइसिस टू लेसन्स। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट आज का एडिटोरियल है, मतलब मुझे बहुत अच्छा लगा ये पढ़ के। तो ये किसने लिखा है? जो पूर्व गवर्नर हैं आरबीआई के, ठीक है, डी सुब्बा राव, तो इन्होंने लिखा है। तो इन्होंने बोला है कि द 2008 ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस रिमाइंडेड us that greed and avarice will only bring tears. COVID is teaching us that force of nature is bigger than combined force of science and technology. ठीक है, तो अब इन्होंने देखो 2 टर्म की बात की है। ठीक है, मैं बताती हूँ यहाँ पे GFC एंड CFC। ठीक है, GFC है ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस जो 2008 के टाइम पे आया था। CFC है कोरोना वायरस फाइनेंशियल क्राइसिस जो अभी 2020 में आया है। ठीक है, ग्रेट लॉकडाउन हुआ है, ये क्या लाएगा? इंटेंस और मोर एक्सटेंसिव देन द ग्रेट रिसेशन। ये वाला जो है बहुत ज़्यादा, ग्रेट रिसेशन जो हुआ था 2008 में, इससे भी ज़्यादा जो भयंकर है वो ये 2020 का CFC है। ठीक है, तो CFC जब भी मैं बोलूँ समझ जाना कि कोविड कोरोना फाइनेंशियल क्राइसिस। ठीक है, अब जो ये ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस है और जो ये वाला जो क्राइसिस है, तो इनमें क्या है, मतलब अलग अलग प्रकार के इनके जो रूप हैं। ठीक है, अलग अलग कार्य, कई मतलब बहुत सारे कारक हैं जो कि जैसे कि इनके जो संकट का जो समय है वो भी अलग है, इनके जो समाधान की प्रकृति है वो भी डिफरेंट है। ठीक है, जो इनका ओरिजिन था वो भी अलग है, और जो इनके जो हम अगर समाधानों की बात करेंगे वो भी अलग अलग ही हैं। तो फर्स्ट डिफरेंस इन्होंने बताया है स्टेम्स फ्रॉम द ओरिजिन एंड ट्रांसमिशन। ठीक है, इसका जो ओरिजिन और ट्रांसमिशन है क्राइसिस का, तो GFC कहाँ पे हुआ ओरिजिनेट? आपको पता है फाइनेंशियल सेक्टर में था पहली बात। ठीक है, फाइनेंशियल सेक्टर में क्या था? GFC। और मतलब जो बैंक और फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज थे तो वही क्या हो गए थे वहाँ का, USA में काफ़ी ज़्यादा मतलब तेज़ी से ये आया था जब सब प्राइम क्राइसिस बोला गया था उसको। ठीक है, तो वित्तीय प्रकृति का ये था। लेकिन जो अभी ये CFC है ये किस प्रकृति का है? ये फिज़िकल, मतलब फिज़िकल और मेंटली भी क्या कर रहा है, सबको मतलब तोड़ रहा है ये एक तरह से, है ना। उसके बाद सारी इकोनॉमी पे इम्पैक्ट डाल रहा है, तो धीरे धीरे ऐसा हो रहा है। इसके अलावा अगर हम समाधानों की बात करें, ठीक है, समाधानों की क्या है, जो विषमता कि जो फेडरल रिज़र्व बैंक था तो उसको बचाने के लिए मतलब क्या थे, सभी मतलब अगर उसे बचाते, मतलब मेन जो प्रायोरिटी थी उस पे ही डिपेंड था पूरे ग्लोबल इकोनॉमी का। तो सारा जो अगर USA मतलब उसको टैकल कर लेता उस प्रॉब्लम को, तो सारे देशों की जो स्थिति है वो ठीक हो जाती। लेकिन कोविड-19 में ऐसा नहीं है। ठीक है, सबके समाधान जो है अलग अलग हैं। जैसे अब चाइना है, तो चाइना इतना ज़्यादा इफेक्टेड नहीं है, तो वो वहाँ पे लॉकडाउन वगैरह जो है रिज्यूम हो गया है, वो अच्छे से अपनी इकोनॉमी को चला रहे हैं। ठीक है, बाकी सारे जो चीज़ें हैं अनर्गल चीज़ें जो पाकिस्तान के साथ मिलके ये सब वो करने का उनको फुल टाइम मिला हुआ है। ठीक है, इसके अलावा जैसे जो साउथ कोरिया है, तो साउथ कोरिया ने अलग समाधान अपनाया। वो कैसे कि उन्होंने वहाँ पे काफ़ी मैसिव लेवल पे मेडिकल टेस्टिंग की है ना, कोविड टेस्टिंग, तो अभी वो काफ़ी ज़्यादा उभर गए हैं। इसके अलावा इंडिया है, तो इंडिया ने क्या किया, स्ट्रिंजेंट लॉकडाउन को अपनाया काफ़ी लंबे टाइम तक, क्योंकि हमारे पास इतने मेडिकल किट्स थे नहीं, तो यही हमारे पास ऑप्शन था, तो हमने ये सब किया। और तो ये सारी चीज़ें इसमें बताई गई हैं कि मतलब जो भी मतलब GFC जो है, दूसरा जो इसमें मेन जो डिफरेंस बताया गया है वो ये बताया कि CFC इज़ टू बीट द पेंडेमिक एंड द सोल्यूशन हैज़ टू कम फ्रॉम साइंस ओनली व्हेन देयर इज़ पब्लिक कॉन्फिडेंस दैट द इंसिडेंस ऑफ द पेंडेमिक हैज़ बीन ब्रॉट डाउन टू लो लेवल इक्विलिब्रियम। ठीक है, अब इसमें ये चीज़ बोला गया है कि हर जो कंट्रीज़ है वो फिजिकल स्टिमुलस पैकेजेस दे रही है, सेंट्रल बैंक्स जो मॉनेटरी स्टिमुलस पैकेजेस हैं वो दे रहे हैं ना, लेकिन ये क्या है, पेंडेमिक के लिए सोल्यूशन नहीं है, ये केवल एक होल्डिंग ऑपरेशन है। सेंट्रल प्रॉब्लम इज़ रिजॉल्व। ठीक है, द सेकंड डिफरेंस बिटवीन द टू क्राइसिस ये बता दिया है कि सब प्राइम मॉर्टगेज सेक्टर ये सब हुआ है। इसके अलावा ये चीज़ बोला है कि जो मतलब GFC है, ठीक है, ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस, इसने तो सारे देशों को प्रभावित नहीं किया, मतलब मेनली जो बड़े बड़े जो इकोनॉमी थी वो प्रभावित हुई तुरंत, लेकिन पूरे जो सारा जो विश्व है
वो ऐसे इफ़ेक्टेड नहीं हुआ था। लेकिन जो CFC है इसने ऑलमोस्ट मैक्सिमम सभी कंट्रीज़ को, चाहे वो USA हो, स्पेन हो, इनको ज़्यादा किया है इटली को, जो बड़ी डेवलप्ड नेशन है, लेकिन फिर भी मतलब मैक्सिमम सारी जगह तक ये पहुंच गया है ना। क्योंकि आपको पता होगा हर जगह ही मतलब ऐसी हालत है, ऐसी सिचुएशन है, माइग्रेट क्राइसिस बहुत ज़्यादा ही हो रहे हैं। तो इसने मतलब हमें क्या है, 2 लेसन सिखाए हैं। वो 2 लेसन क्या है कि एक तो ये है कि ज़्यादा लालच और ज़्यादा विश्वास, ठीक है। हम मतलब बोल रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा हम वैश्वीकरण करें, ट्रेड को खूब बढ़ाएं, तो ये हमारे लिए मतलब क्या है, इतना ज़्यादा लालच हमारे लिए सही नहीं है, ये केवल आंसू ही लाएगा। इसके जैसे 2008 का जो संकट था, ठीक है, वो उसका वही नतीजा था, इसी का नतीजा था ये, ठीक है, लालच का और ये सब। इसके अलावा जो कोविड-19 से पहले हम ये समझते थे कि हमने बहुत बड़े, हम विश्व गुरु भी बन गए हैं, हमने बहुत ज़्यादा वैज्ञानिक जो तरीके हैं, टेक्नोलॉजी है, उसमें बहुत आगे चले गए, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में। इसरो, नासा और जितने भी जो लैबोरेटरीज़ हैं वहाँ पे हमने खूब रिसर्च की है, तो हम महान बन गए। तो इसने ये सिखाया कि ऐसा कुछ भी नहीं है, प्रकृति के सामने हमने कुछ भी अभी नहीं अचीव कर पाया है, ठीक है। तो हमें मतलब अपने जो दायरे हैं उनमें रहने की आवश्यकता है, और ह्यूब्रिस इज़ रॉन्ग, मतलब कि हमें ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना चाहिए। तो इस आर्टिकल का मेन उद्देश्य यही था। इसके अलावा जो इम्पॉर्टेंट है, बाल्टिक्स ओपन फर्स्ट, तो यही मैं बताना चाह रही थी आपको। ताइवान रिजेक्ट्स बीजिंग वन चाइना कंडीशन, ठीक है। तो वन चाइना ही पॉलिसी थी जो मैं बता रही थी, एज अ टिकट टू पार्टिसिपेट इन की WHO। इसके अलावा रेजिडेंट इंडियंस रेमिट रिकॉर्ड, तो जो अभी रेमिटेंस है वो बहुत कम हो गया है, ठीक है। और रेमिटेंस मतलब कि जो विश्व के जो लोग हैं, मतलब हमारे देश के लोग जो विदेशों में काम करते हैं, फिर वहाँ से वो इंडिया को पैसा भेजते हैं। तो वो अगर पहले जो फाइनेंशियल ईयर 20 है 1920, तो उसमें $18.75 बिलियन था, लेकिन अभी वो घट के 28.8% जो है, इतना घट गया है, ठीक है। तो ये है। और हमारी जो ग्लोबल इकोनॉमी है उसको $8.8 ट्रिलियन लॉस हुआ है कोविड-19 की वजह से, ठीक है। तो बहुत बड़ी ये बात है। वर्ल्ड बैंक ने $1 बिलियन इंडिया के हेल्थ केयर सिस्टम में पैंडमिक से लड़ने के लिए सपोर्ट किए हैं, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको लेक्चर पसंद आया। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।